हिंदी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भाषा और भाषा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताएं, भाषा के प्रकार और कौन सी सरल भाषा है, कौन सी कठिन भाषा है, भाषा परिवार, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। और भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु लिपि की ओर आज की इस कक्षा में हम बढ़ चुके हैं। भाषा और लिपि किस तरह से संबंधित हैं एक दूसरे से, और लिपि का जो उद्भव और विकास है, इन सारी बिंदुओं पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। अब बात हो रही है लिपि की या भाषा की, तो इसके विषय में भाषा वैज्ञानिक से अधिक कौन जान सकता है। अब भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले भाषा का जन्म हुआ और उसके कई हजार वर्ष बाद लिपि का जन्म हुआ। भाषा और लिपि किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं, इस बात को हम भाषा और लिपि का अंतः संबंध के माध्यम से जान सकते हैं। भाषा और लिपि आपस में जुड़े होते हैं। भाषा को शुद्धता, स्पष्टता और स्थिरता लिपि की वजह से मिलती है। भाषा के बिना लिपि का कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा और लिपि के अंतर संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा और लिपि, पहला बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, भाषा और लिपि के संबंध के बारे में पहला बिंदु आ गया है कि भाषा और लिपि दोनों स्वनों यानी कि ध्वनियों पर आधारित होती है। दूसरा बिंदु है, भाषा अभिव्यक्ति के उच्चारित रूप से संबंधित है, जबकि लिपि अभिव्यक्ति के लिखित रूप से संबंधित है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, भाषा वाला जो हमारा वीडियो है, कि भाषा का एक रूप मौखिक रूप होता है। तो भाषा को बोलकर, सुनकर समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। भाषा मौखिक तौर पर बोलने और सुनने के माध्यम द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब लिपि की बात करें इसी के समकक्ष, तो लिपि अभिव्यक्ति के लिखित रूप से संबंधित है। लिपि जो है उसका मौखिक से संबंध नहीं है, उसका लिखित रूप से संबंधित है, भाषा के लिखित रूप से संबंधित है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायरी में जो ये लिखित तौर पर नोट्स हैं, तो यही लिपि का लिखित रूप भी है। भाषा का मूल आधार कर्ण इंद्रिय है और लिपि का मूल आधार चक्षु इंद्रिय है। भाषा का मूल आधार कर्ण इंद्रिय किस प्रकार से हो गया। अब हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आँखें हो गई, कान हो गए, नाक हो गए, जीवा हो गई, और स्पर्श के लिए जो हमारी स्किन होती है, चमड़ी होती है, वो हो गया। तो ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिनमें से 2 का जिक्र यहाँ पर हम देख रहे हैं, कर्ण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय का। तो भाषा जो है वो कर्ण इंद्रिय है बिल्कुल, क्योंकि मौखिक तौर पर है, तो कानों से सुनकर समझा जाता है। तो इस तरह से भाषा जो है वो कर्णेंद्रिय हो गई। और लिपि क्योंकि देख करके, उसके चिन्हों को पहचान करके फिर पढ़ा जाता है, फिर बोला जाता है, तो इस तरह से लिपि जो है वो चक्षु इंद्रिय है। अगला बिंदु है भाषा और लिपि के संबंध के बारे में कि दोनों भाव अभिव्यक्ति का साधन है। दोनों भाव अभिव्यक्ति का साधन है। बिल्कुल, चाहे भाषा मौखिक रूप में प्रयोग लाई जाए या लिपि के माध्यम से लिखित रूप में प्रयोग में लाई जाए, तो भाषा और लिपि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही मिलकर मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं, विचारों, अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का काम करते हैं। तो इस तरह से भाषा और लिपि दोनों भाव अभिव्यक्ति का साधन या माध्यम है। आगे देखते हैं लिपि का विकास। लिपि का विकास किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम आज वर्तमान में हम लिखते हैं, तो क्या लिपि का वही रूप आरंभ में भी था या पहले कुछ और था और आज जो हम देख रहे हैं वह कुछ और है। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे लिपि का विकास के अंतर्गत। लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक लिपि का विकास माना जाता है। 5वीं शती से लेखन आरंभ हो चुका था। लिपि का विकास कई चरणों में हुआ, जिसमें से पहला है चित्रलिपि।
जानते हैं कि चित्रलिपि क्या होती है और मानव ने इसका किस प्रकार से उपयोग किया। सबसे पहले चित्रलिपि का विकास हुआ। आदि मानव ने अपने आसपास अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखा और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए चित्र बनाए। ये चित्र उन्होंने पत्थरों पर, लकड़ी के टुकड़ों, हड्डियों, जानवरों के सींगों, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल, मिट्टी के बर्तन आदि पर निर्मित किए। और किस प्रकार के चिन्ह बनाए, तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर है। जैसे उन्होंने सूर्य को देखा और उसकी जो भी आकृति उन्हें समझ में आई, सपोज वह उन्होंने कुछ इस प्रकार से बनाई। एक गोल आकृति बनाकर उसके चारों ओर लकीरें खींच दी और इस प्रकार से उन्होंने जो देखा, समझा, महसूस किया, उसे एक चित्र के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया। अब चित्रलिपि का मानव ने जब विकास किया, चित्रलिपि जब विकसित हुई, तो क्या चित्रलिपि सर्वथा ही उपयुक्त थी मानव की भावनाओं और उसके अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए? तो इसका उत्तर है नहीं। अब चित्रलिपि के साथ कुछ कठिनाइयाँ भी जुड़ी हुई थी। जानते हैं कि वो कठिनाइयाँ क्या थी? चित्रलिपि के अंतर्गत स्थूल वस्तुओं जैसे हाथी, घोड़ा आदि की अभिव्यक्ति तो हो जाती थी, किंतु भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे स्थूल वस्तु हैं, स्थूल वस्तु से क्या अभिप्राय है? जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, तो वह सारे क्या हो गए? स्थूल वस्तुएं हो गई। तो हाथी, घोड़ा, इस तरह की जो वस्तुएं हैं जो स्थूल हैं, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं या हाथों से छू कर महसूस कर सकते हैं, इनकी आकृति बनाना तो मानव के लिए सरल था। जब लिपि का आरंभिक विकास हो रहा था, उस चरण में चित्रलिपि का विकास हुआ और चित्रलिपि के माध्यम से स्थूल वस्तुओं का चित्रण या लिपिकरण चित्रलिपि के माध्यम से संभव था, किंतु भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। अब जैसे कि हमने पीछे एक उदाहरण देखा कि सूर्य को देखा मानव ने, उसकी एक गोल आकृति बनाई, उसकी चारों ओर रेखाएं खींच दी, लेकिन क्या इससे इस बात का भी अभिव्यक्ति हो पाती है कि सूर्य जो बनाया गया है वो दरअसल सूर्य क्या सुबह का उगता हुआ सूरज है या सांझ का ढलने वाला सूरज है या तेज़ तप्त चिलचिलाती धूप देने वाला सूरज है? तो इस तरह की जो बातें थी, जो भावनाएं थी, वो चित्रलिपि के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं हो पा रही थी। दूसरी क्या कठिनाई आ रही थी कि जैसे एक बालक की आकृति से यह स्पष्ट नहीं होता था कि वह आकृति गोलू की है या मोनू की, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती थी। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने में कठिनाई से क्या आशय है? अब किसी बालक की तस्वीर बनाई गई या बालिका की तस्वीर बनाई गई, चित्र बनाया गया, तस्वीर नहीं, चित्र बनाया गया, तो चित्र कुछ इस प्रकार से बना दिया गया, लेकिन इससे यह तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह किस व्यक्ति विशेष का चित्र है। क्या वो गोलू की चित्र है या मोनू की? ये किस प्रकार से तय होगा? तो यह भी एक कठिनाई थी। तीसरी कठिनाई यह आती थी कि चित्र बनाने की कला इतनी अच्छी नहीं होती थी सबकी। कुछ लोग तो इसमें निपुण होते थे, लेकिन सभी लोग चित्र बनाने की कला में अच्छे नहीं थे। तो यह भी एक कठिनाई का विषय था। इस प्रकार से जब चित्रलिपि में कुछ कठिनाइयों का सामना हुआ तो आगे एक दूसरी ही लिपि का विकास होता है और हम चित्रलिपि से आगे बढ़ कर के भावलिपि की ओर बढ़ जाते हैं। अब भावलिपि क्या है यह जान लेते हैं। भावलिपि चित्रलिपि का ही विकसित रूप है। भावलिपि चित्रलिपि की अपेक्षा अधिक समुन्नत तथा अभिव्यक्ति में सफल है। भावलिपि वस्तुओं के साथ साथ भावों को भी व्यक्त करने में समर्थ है। उदाहरण के लिए इसको पिछले उदाहरण से ही हम जोड़ देते हैं। जैसे मानव ने एक गोल आकृति बनाई और उसके चारों ओर रेखाएं खींच दी और इस प्रकार से सूर्य की आकृति बना ली।
अब पिछले और इस बार के चित्र में, या यूँ कहें कि चित्रलिपि और भावलिपि में अंतर क्या है, तो चित्रलिपि में केवल रेखाएं थी और भावलिपि पर पहुंचकर मानव ने रंगों का उपयोग करना भी सीख लिया। अब एक में लाल रंग, दूसरे में पीला रंग। यह इस बात का सूचक है कि मानव कहना चाह रहा है कि या तो यह भोर का सूरज है जो लाल है, और दूसरा चित्र यह कहना चाह रहा है कि पीला उगता हुआ सुनहरी धूप का सूचक है। पीला उगता हुआ सूरज सुनहरी 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 धूप का सूचक है। दोनों चित्र जो अलग अलग चित्र हमने देखे सूर्य का, एक लाल रंग से बना हुआ और एक पीले रंग से बना हुआ, तो ये रंग सूर्य की तेज़ तप्त गर्मी या हल्की सुनहरी धूप का भाव अभिव्यक्त करने में सफल हो गए। अब चूँकि हमने चित्रलिपि से यात्रा आरंभ करके भावलिपि पर हम पहुंच चुके हैं, तो क्या अब भावलिपि मानव की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सर्वथा सफल हो गई? क्या आगे हमें और कोई कठिनाई नहीं हुई? तो ऐसा नहीं है। भावलिपि के साथ भी कुछ चुनौतियाँ, कुछ कठिनाइयाँ जुड़ी हुई थी। जान लेते हैं कि भावलिपि के साथ क्या कठिनाइयाँ थी। मानव ने चित्रलिपि और भावलिपि के माध्यम से अपने विचार व अनुभव व्यक्त करने का प्रयास किया। यह मनुष्य के आरंभिक प्रयास थे। चित्रलिपि का विकसित रूप भावलिपि होने के बावजूद इसमें कुछ कठिनाइयाँ रह ही गई। देश काल की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। पहला बिंदु यह आया भावलिपि की कठिनाई के संदर्भ में कि देश काल की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। देश काल की अभिव्यक्ति न होने का क्या कारण था? जैसे कोई चित्र हमें प्राप्त हुआ प्राचीन समय का, तो यह कैसे तय होगा कि इसकी रचना का समय एग्जैक्टली क्या रही होगी? सटीक रचना का समय क्या रहा होगा? तो यह ज्ञात करने में कठिनाई होती थी। दूसरे कि क्या जो चित्र प्राप्त हुआ है वह उसी स्थान विशेष का है या कहीं से कोई यात्रा करके उसे अपने साथ उस स्थान पर ले आया, तो यह सारी जानकारियाँ अपूर्ण रह जाती थी भावलिपि के साथ भी। दूसरी अनेकार्थता की समस्या आती थी। अब हम पीछे अगर चित्र को देखें, एक बार इस पर नज़र डालें, तो यह जो लाल और पीला रंग है इसमें अनेकार्थता का बोध छुपा हुआ है। अब लाल रंग का सूर्य तो सुबह का उगता हुआ सूरज भी होता है और शाम का ढलता हुआ सूरज भी होता है। कई बार बहुत चिलचिलाती गर्मी देने वाला सूरज भी लाल रंग का प्रतीत होता है, उग्र लाल रंग का प्रतीत होता है। तो इस तरह से भावलिपि में अनेकार्थता का बोध होता था और यह एक समस्या का विषय बना हुआ था। अब इसी क्रम में हमने चित्रलिपि, भावलिपि से आगे बढ़ते हुए हम ध्वनि लिपि पर पहुंच गए। जानते हैं ध्वनि लिपि क्या होती है? ध्वनि लिपि के अंतर्गत वस्तुओं और भावों को अभिव्यक्त करने वाले चिन्हों की जगह ध्वनि को अभिव्यक्त करने वाले चिन्ह बनाए गए। फिर इन्हीं ध्वनियों के आधार पर वस्तु या भाव का नामकरण किया गया। पीछे जो लिपि हमने पढ़ा, चित्रलिपि या भावलिपि, तो चित्रलिपि और भावलिपि में हमने चित्रों के माध्यम से वस्तुओं और भावों की अभिव्यक्ति की, यानी कि वस्तुओं और भावों के लिए चित्र बनाए या चिन्ह बनाए, जबकि ध्वनि लिपि के अंतर्गत ध्वनियों के लिए चिन्ह बनाए गए। किसके लिए चिन्ह बनाए गए? ध्वनियों के लिए चिन्ह बनाए गए। और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से या इन्हीं ध्वनियों के आधार पर वस्तु या भाव का नामकरण किया गया। ध्वनि लिपि के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है अक्षरिक लिपि। अक्षरिक लिपि के अंतर्गत चिन्ह अक्षरों की पहचान कराते हैं। अब अक्षरिक लिपि का उदाहरण क्या है? तो देवनागरी लिपि,
देवनागरी लिपि यानी कि इसी लिपि में ये पूरा का पूरा रिटन नोट्स बना हुआ है। तो देवनागरी लिपि यही है। देवनागरी लिपि में अक्षरों का उपयोग होता है। क एक अक्षर है। किस प्रकार से? हलंत क जोड़ अ, दो वर्णों के योग से एक अक्षर बना है। हलंत क व्यंजन वर्ण है और अ स्वर है। यह जो तिरछी रेखा लगी हुई है क के नीचे, यह हल का चिन्ह है, हलंत का चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। भेद का दूसरा प्रकार है वार्णिक लिपि का। वार्णिक लिपि के अंतर्गत चिन्ह वर्णों की पहचान कराते हैं। इसका उदाहरण है रोमन लिपि, ए बी सी इत्यादि जो वर्ण हैं रोमन लिपि के अंतर्गत लिखे जाते हैं और यह वार्णिक लिपि का उदाहरण है। अब देखते हैं कि भारत में लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ। भारत में ब्राह्मी लिपि प्राचीन काल से प्रचलित है। इस लिपि की सामग्री 5वीं शती ईसा पूर्व से प्राप्त हुई है। इस लिपि की प्राचीनतम सामग्री बस्ती जिले में पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बंडली गांव के शिलालेख में देखने को मिलती है। ब्राह्मी लिपि के दो भेद हैं, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि का जन्म होता है। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, मलयालम लिपि, कन्नड़ लिपि, कलिंग लिपि, पश्चिमी लिपि, मध्य देशी लिपि और ग्रंथ लिपि का जन्म होता है। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के बाद देवनागरी लिपि। प्रश्न इस पर भी आता है कि ये चारों लिपियों के नाम दे दिए जाएंगे और इन्हें क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाएगा। तो आप इस क्रम का भी ध्यान रखेंगे। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के बाद देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं। जान लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि कैसे पड़ा या उसे ब्राह्मी ही क्यों कहा गया। तो इसके पीछे जो मान्यताएं हैं या जो मत हैं भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न, वह कुछ इस प्रकार से हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली है, इसीलिए इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। दूसरे कुछ विद्वान मानते हैं कि वेदों की भाषा होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। कुछ लोगों का यह भी मत है कि ब्राह्मणों की भाषा होने के कारण इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। ब्राह्मी लिपि की विशेषताओं को देखें तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ध्वनि संकेत मात्र 63-64 थे। संयुक्ताक्षरों को अंकित करने की क्षमता भी थी। संयुक्ताक्षर अगर नहीं ज्ञात है आप में से किसी को, तो यह आगे हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं इन सब सारी बिंदुओं के बारे में। स्वरों को मात्रा के रूप में जोड़ने की विशेषता थी। आधुनिक समस्त भारतीय लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी श्रेणी से विकसित लिपियों में सबसे पहले गुप्त लिपि आती है। देखते हैं गुप्त लिपि क्या है। 4वीं से 5वीं शताब्दी में इस लिपि का विकास हुआ। यह लिपि गुप्त वंशी शासकों के लेखों में प्रयुक्त होती थी। गुप्त शासकों से संबंधित होने के कारण इसका नाम गुप्त लिपि पड़ा। अगली लिपि आती है कुटिल लिपि। यह लिपि 6वीं से 9वीं शती में प्रचलन में थी। अक्षरों की आकृति टेढ़ी होने के कारण इस लिपि का नाम कुटिल लिपि पड़ा। कुटिल लिपि की अक्षरों की आकृति टेढ़ी थी, इसलिए इसका नाम कुटिल पड़ा। इस लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि 10वीं शती में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार देवनागरी लिपि का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। प्राचीन नागरी लिपि की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। पहली पूर्वी शाखा, दूसरी पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा से बांग्ला लिपि का विकास हुआ और पश्चिमी शाखा से महाजनी, राजस्थानी, कैथी आदि लिपियों का विकास हुआ है। जान लेते हैं कि देवनागरी लिपि का नाम
देवनागरी किस प्रकार से पढ़ा। देवनागरी लिपि के नाम को लेकर भिन्न भिन्न विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। पहले मत के अनुसार कुछ भाषाविदों का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम नागर लिपि पड़ा। विराम चिन्ह। अन्य कुछ विद्वानों ने माना कि नगरों में प्रचलित होने के कारण ही इसे नागरी लिपि कहा गया। दूसरे कुछ विद्वानों ने माना कि नागर स्थापत्य की शैली के नाम पर इसका नाम नागर लिपि पड़ा। देवनागरी अक्षर आधारित लिपि है। स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति से अभिप्राय यह है कि जो भी स्वर और व्यंजन देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखे गए हैं वह पूरी तरह से तर्कसंगत हैं, उनके पीछे कारण है और उन बिंदुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः संस्कृत की परंपरा से मिली है। हिंदी वर्णमाला हमें मुख्यतः संस्कृत की परंपरा से मिली है, लेकिन भाषा के विकास के साथ साथ कुछ नई ध्वनियाँ आईं और उसके लिए वर्णमाला में नए लिपि चिन्ह जोड़ दिए गए हैं। अब यहाँ से वर्णमाला का क्रम आरंभ होगा, जो हम अगली आने वाली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। रिटन नोट्स बनाते समय लिपि की परिभाषा से जुड़ा हुआ यह बिंदु जो कि आरंभ में ही आना चाहिए था, यह रह गया था, मुझसे छूट गया था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो आप यह बात भी ध्यान में रखें कि लिखित भाषा के लिए वर्णों के जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे हम लिपि कहते हैं। तो आज का यह एजुकेशनल वीडियो अगर आपको अपने लिए यूज़फुल लगा हो तो इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में हम व्याकरण के अन्य महत्वपूर्ण अंग वर्ण की चर्चा आरंभ करेंगे। अपने महत्वपूर्ण कमेंट या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।